खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कासगंज में धीरे धीरे ही सही अमन लौट रहा है, पर तनाव बरकरार है। पुलिस को बड़ी सफलता इस लिहाज से मिली है कि दंगों के 5 दिन बाद चंदन गुप्ता की हत्या के मेन अक्यूज्ड सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी निशानदेही पर बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। लेकिन सीएम योगी की अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने की सलाह को नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के नेताओं की तरफ से गैर जिम्मेदाराना बयानों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी कासगंज जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इस बीच 26 जनवरी को चंदन की हत्या वाली जगह का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसके साथ तिरंगा यात्रा में शामिल लड़के हाथों में बंदूक लहराते हुए और गोलियां दागते हुए नजर आ रहे हैं। कल अमेठी और लखनऊ में चंदन की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन के बाद आज वीएचपी और बजरंग दल ने आगरा और फिरोजाबाद में भी तिरंगा यात्राएं निकाली, ठीक उसी अंदाज में जैसे कासगंज में बवाल वाले दिन निकाली गई थी। लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की चाक चौबंद व्यवस्था की वजह से हर जगह अमन कायम रहा। इस दौरान फिरोजाबाद में पुलिस को बिना इजाजत यात्रा निकाल रहे कार्यकर्ताओं को रोकना भी पड़ा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह जानते हुए भी कि इलाके में अभी भी तनाव है, क्या इस तरह की सियासी यात्राएं निकालना जरूरी है? आखिर क्या करे सरकार ताकि कासगंज दोबारा ना हो? इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। कासगंज फसाद मामले में क्यों हो रही है सियासत? क्या तिरंगा यात्रा में भगवा झंडा जरूरी है? कहीं तिरंगा यात्रा सियासी यात्रा तो नहीं? जल रही इंसानियत को बचाने के लिए क्या कर रही है हुकूमत ताकि कासगंज दोबारा ना हो? कासगंज तशद्दुद और चंदन के कत्ल मामले में सलीम जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पहले भी 164 अफराद को गिरफ्तार कर चुकी है। कासगंज शहर में पेश आए तशद्दुद के वाकये में चंदन गुप्ता नामी शख्स की मौत हो गई थी। जिला मजिस्ट्रेट आरपी सिंह ने जारी अपने बयान में कहा है कि कासगंज में हालात मुकम्मल तौर पर पुरसुकून है। शहर में दफा 144 अब भी नाफिज है और पुलिस गश्त भी जारी है। कासगंज में हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद ये मामला ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आगरा, अमेठी और लखनऊ, फिरोजाबाद में भी आज एहतजाजी मुजाहरे किए गए ताकि फिरकावाराना तशद्दुद को मजीद हवा दी जा सके। वहीं तिरंगा यात्रा के दौरान विश्व हिंदू परिषद की जानिब से जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए, जबकि इन शहरों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात है। कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए तशद्दुद का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ नौजवान हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में बंदूक पकड़े नजर आ रहे हैं। वहीं कासगंज तशद्दुद मामले में कटियार ने कहा कि कासगंज तशद्दुद के पीछे पाकिस्तान हामियों का हाथ है। हालांकि बाद में कटियार ने बयान को लेकर यूटर्न ले लिया। तो जो हिंदुस्तान के पक्ष में नारा लगाए उसका विरोध करना और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना या पाकिस्तान का झंडा फहराना एक फैशन बन गया है। और मैं ये समझता हूँ ये जो फैशन बनता जा रहा है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। हर जगह प्रशासन के हाथ में इतना बल होता है कि उसको 2-4 घंटे के अंदर रोक दे। नहीं रोक पाना तो या तो प्रशासन बिल्कुल निष्कुश हो गया है और या फिर प्रशासन ने ये तय किया है कि इसको हम बढ़ावा देते रहें। कासगंज फिरकावाराना फसाद के बाद बरेली के डीएम रघविंदर की पोस्ट पर हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया। अपने पोस्ट में डीएम ने मुस्लिम मोहल्लों में बगैर इजाजत जुलूस निकालने और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने पर एतराज जताया था। सच बात कहने वाले डीएम ने अब माजरत कर ली। अजब रिवाज बन गया है, मुस्लिम मोहल्लों में जबरदस्ती जुलूस निकाले जाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। क्यों भाई, वो पाकिस्तानी हैं क्या? हमारी नियत ठेस पहुंचाने की नहीं थी। माहौल को बेहतर बनाना हम लोगों की इंतजामी और अखलाकी जिम्मेदारी है। मुस्लिम हमारे भाई हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। योगी हुकूमत ने बरेली के डीएम पर कार्रवाई की बात कही, नोटिस लिया, लेकिन जहां नोटिस और कार्रवाई करनी चाहिए थी वहां खामोश रही। गैर सरकारी तंजीम संकल्प फाउंडेशन का दावा है
कि अगर वक्त रहते योगी हुकूमत ने कार्रवाई की होती तो ये फसाद नहीं होता। शहर में व्हाट्सएप और ट्विटर पर सरगर्मी ने यह जाहिर कर दिया था कि एक नए साजिश का मंसूबा बनाया जा रहा है। 26 जनवरी से 5 दिन पहले किए गए पहले ट्वीट में यूपी पुलिस को टैग करते हुए कहा गया था कि सर बराए मेहरबानी इस मामले को देखें, यहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। योगी हुकूमत और पुलिस अगर मुस्तैद होती तो कासगंज का फसाद टल सकता था, लेकिन कासगंज सुलगता रहा है और इस पर सियासत होती रही, इंसानियत शर्मसार होती रही और हुकूमत सोती रही। अब यूपी के दीगर शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान सरगर्म हैं। हुकूमत खामोश है, पुलिस तमाशाई बनी हुई है। न कोई नोटिस, न कोई एक्शन। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर क्या करे सरकार ताकि कासगंज दोबारा ना हो, यह है हमारा आज का सवाल। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जिस तरह से ये तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, ये क्या माहौल को गरमाने की कहीं कोशिश तो नहीं है? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन विनोद बंसल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब मौजूद हैं। जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आसिम वखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो AIMIM के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही साथ यूपी के प्रभारी हैं। सबसे पहले विनोद बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी 26 जनवरी गुजरी है। 26 जनवरी को कासगंज में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, यह हम सबको पता है। तिरंगा यात्रा ही निकाली गई और उसका अंजाम क्या हुआ, क्योंकि दो समुदायों में क्लैश हो गया उसको लेकर। अब भी हालात सामान्य हो रहे हैं, लोग अमन के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, जिंदगी पटरी पर आ रही है। ऐसे में फिर से तिरंगा यात्रा निकालना, बाइक्स पर लड़कों को सवार करवा के VHP और बजरंग दल के लोग सवार होकर अलग अलग इलाकों में तिरंगा यात्रा, एक हाथ में भगवा एक हाथ में तिरंगा लेकर निकालना, मकसद क्या है इसका? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे माहौल में जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो आप लोगों को थोड़ा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए? क्यों, इसका मकसद क्या है? समीर भाई, यही तो जिम्मेदारी का काम है कि भाई तिरंगे को लेकर के घर घर में जाएं, हर बस्ती बस्ती में जाएं, पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। और ये लोगों को संदेश देने के लिए है कि हाँ, तिरंगा आपका है, अपना है, ये किसी मजहब का नहीं है कोई। नहीं तो ये तो हर कोई मानता ही है कि तिरंगा हमारा है, तिरंगा देश की शान है। नहीं, इसमें किसी को शक है क्या? नहीं, शक नहीं होता तो भाई साहब उसके ऊपर हमले थोड़ी होते। किसके ऊपर हमला हुआ? तिरंगा यात्रा के ऊपर हमले हुए कि नहीं हुए? मैं तिरंगा यात्रा पर हमला नहीं हुआ, उन लड़कों पर हमला हुआ। हुड़दंग मची, दो समुदायों के बीच क्लैश हुआ। आप यही तो ये गलत तथ्य पेश करना बंद कब करेंगे आप लोग? भाई मुझे समझा दीजिए। तिरंगा झगड़े की वजह ही नहीं था, दोनों तरफ तिरंगा फहराया जा रहा था। तिरंगा यात्रा लेकर लड़के भी निकले हुए थे, तिरंगा दूसरा समुदाय जो था वो वहां पर ध्वजारोहण का ही कार्यक्रम कर रहा था। आप लोग ये झूठ क्यों फैलाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि भाई तिरंगा कहीं ले जाना देश में अपराध हो गया है और अगर कोई तिरंगा लेके जाएगा तो कहीं हमला बोल दिया जाएगा? ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है देश में? मेरे समझ में ही नहीं आ रही ये बात। आपकी बात पूरी होगी जी, प्लीज बोलिए। मैं जरा बड़ा मेरे को बस 15 सेकंड दे देना, मैं आपको बोलिए खत्म कर दूंगा। बोलिए। आप मुझे बताइए कि आपकी बात मान ली मैंने कि वहां पर मान लो तिरंगा फहराया जा रहा था और ये हमारे कार्यकर्ता जो है वो अपने बाइक पर तिरंगा लेके जा रहे थे और साथ में मैं कहता हूं भगवा भी था, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां पर तिरंगा फहराया जा रहा था या फहरा चुके थे, जो भी था, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अगर तिरंगा यात्रा लेके जा रहा हूं और आप अगर तिरंगा फहरा रहे हैं तो आपका क्या फर्ज बनेगा जी? कि आप गोली चलाओगे, पत्थर फेंकोगे या उसके ऊपर फूल बरसाओगे? वहां पर गोली चली ही नहीं। ईमानदारी से सुनिए, वहां पर गोली चली ही नहीं, वहां पर तो क्लैश हुआ, झगड़ा हुआ, गोली कहीं और जाकर चली। क्यों? मैं कहता हूं झगड़ा भी क्यों होगा, एक बात को पूरा समझना। समीर भाई, मैं बड़ा 1 to 1 बात कर रहा हूं आपसे, अगर कोई गलत हो तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। प्लीज। अगर कोई तिरंगा फहरा रहा है या तिरंगे की शान में खड़ा हुआ है, तिरंगे के प्रति उसका समर्पण है, और दूसरा समुदाय तिरंगा यात्रा लेके निकल रहा है, तो आखिरकार दोनों के बीच में मनमुटाव या कोई हमले की बात हो कैसे सकती है? ये चिंता का विषय है। वो ऐसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, ये जो इतने दिनों से तमाम दिलों में जहर भरा जा रहा है ना, कि आप कहीं जाइए मुस्लिम मोहल्लों में देखिए और ये नारा लगाइए कि वंदे मातरम कहना होगा अगर देश में रहना होगा। इस तरह की चीजें जो उकसाने वाली की जा रही है ना, आप लोग बयानों में तो बोल जाते हैं, बड़े नेता बयानों में बोल जाते हैं, लेकिन उसका असर ग्राउंड पर क्या होता है ये आज कासगंज ने देखा है और झेला भी है। सर
देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं आज अपनी जिम्मेदारी समझिए। समीर भाई, मेरी बात को आपने पूरा नहीं होने दिया, मैं वही कह रहा हूं, आपने बार बार इंटरप्ट किया। मैं आपके एक तो होगा, मैं एक नहीं, बिल्कुल आप क्वेश्चन किए, आई एम ओपन टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, बिकॉज हमें कोई किसी में कोई दो राय नहीं है कहीं भी किसी बात में। हमारा कहना यह है कि घर घर में तिरंगा यात्रा क्यों नहीं जानी चाहिए, और उसमें भारत माता की जय या वंदे मातरम क्यों नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप मत बोलिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपने कसम खा रखी है कि नहीं हमें तो पाकिस्तान परस्ती करनी है या नहीं करनी है, मन नहीं बोलना मत बोलिए। पाकिस्तान जो नहीं बोलना नहीं बोलना। कौन पाकिस्तान परस्ती? जो झूठ फैलाया जा रहा है ना, झूठ क्या, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे थे वहां पर? किसने नारे लगाए? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए भाई? जिन लोगों ने गोली चलाई तिरंगा यात्रा पर, जिन्होंने गोली चलाई, जिन्होंने पत्थर फेंके, ये कहां से जानकारी आपके साथ? यही तो मैं कह रहा हूं, झूठ फैलाया जा रहा है। झूठ नहीं है, एक झूठ विनय कटियार फैला रहे थे, जिनका हमने पर्दाफाश कर दिया। भागना पड़ा उनको, अरे मैं कह रहा हूं, भागना पड़ा। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर के सवालों का जवाब नहीं दे पाए, भागना पड़ा। समीर जी, मैं कह रहा हूं, एक झूठ आप फैला रहे हैं। अरे मुझे बताइए, तिरंगा यात्रा पर हमला किसने किया, क्यों किया मुझे बताइए। आप जवाब दे दीजिए, अगर आप उनका पक्ष ले रहे हैं। मैंने आपको बताया, अगर आप हमलावर का पक्ष ले रहे हैं, मैं बिल्कुल किसी हमलावर का तो कोई पक्ष ले ही नहीं सकता। उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक लड़के की जान गई है, हमारे एक नौजवान की जान गई है, एक हिंदुस्तानी की जान गई है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। तो फिर लेकिन वो सलीम क्या था? सलीम नाम का लड़का पकड़ा गया है, आखिरकार वो क्या कर रहा था? क्या तिरंगा फहरा रहा था? इसकी तो भी जांच होगी। अभी वो आरोपी है। नहीं, मुझे अभी वो आरोपी है। नहीं, मुझे बताइए, उसको हत्यारा साबित ना कीजिए। मुझे ये बताइए, जो काम डीएम कर रहे थे आरपी सिंह, जब उनकी मैं जिक्र करूंगा। हत्या हो गई, एक आदमी शहीद हो गया, और वो शहीद होने के बावजूद अभी आप उसका पक्ष ले रहे हैं, जो क्रिमिनल है, जिन्होंने हमला किया तिरंगा यात्रा पर। मुझे बताइए, तिरंगा यात्रा पर आज अगर ये पक्ष लेना आप लोगों की आदत है, वीएचपी और बजरंग दल वालों की आदत है पक्ष लेना। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने, हम यहाँ पर पक्ष लेने के लिए नहीं बैठे। ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? जांच पुलिस को करनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, एसआईटी जांच करनी है इस मामले की। आज अगर तिरंगा यात्रा निकल रहा है पूरे देश के अंदर, वाला पूरे ब्रज प्रांत के अंदर, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? एक बात, जय श्री राम के नारे पर इसलिए आपत्ति हो रही है क्योंकि तनाव का माहौल है, तनाव का माहौल है। आप लोगों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। यही तो जिम्मेदारी है। फिरोजाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया आपको। जो देशद्रोही हैं उनको चैलेंज करना हमारा काम है। आप क्या बात कर रहे हो? और जो राष्ट्रभक्त है उनको साथ मनीष शुक्ला तिरंगा को पहनना हमारा शान है हमारी। ठीक है, हम पहनाएंगे, चाहे हमारी जान ले लो भले आप। मनीष शुक्ला देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर आप क्या करें, क्या कदम उठाएं ताकि कासगंज दोबारा ना हो। मुजफ्फरनगर दंगे झेल चुके हैं यूपी के लोग, और वो कड़वी यादें आज तक जिंदा हैं, बहुत डरे हुए हैं। कासगंज ने वो कड़वी यादें फिर से जिंदा कर दी हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कासगंज दोबारा ना हो। और जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल बैठकर सीधे सीधे चुनौती देते हैं कि देशद्रोहियों को रहने नहीं देंगे, हम तिरंगा यात्रा अभी भी निकालेंगे, भगवा लेकर अभी भी चलेंगे, चुनौती देंगे। ये चुनौती किसके लिए है भाई? समझाइए जरा, किसको चुनौती देने की हम बात कर रहे हैं? अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में देशद्रोहियों। एक मिनट, अभी जो कहा है एक मिनट, मारेंगे, चुन के मारेंगे, जो भी पाकिस्तान परस्त है उनको चुन के मारेंगे। देखिए मनीष शुक्ला, मैं कहता हूं जो भी चुन कर मारेंगे, ये अल्फाज गोली से मारेंगे। जो लोग हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करेंगे उनको गोली से मारेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप तो खुलेआम कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे आप तो खुलेआम कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। वो कानून हाथ में ठीक है, जो मुफ्ती है, देखिए 10 मिनट होने जा रहा है, 15 मिनट होने जा रहा है, आप ही बोल रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, हमला कर रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए। मनीष शुक्ला जवाब दीजिए, मनीष शुक्ला जवाब दीजिए। आप ही के सहयोगी हैं सारे वीएचपी और बजरंग दल वाले, कैसे रोकेंगे? कह रहे हैं हम तो गोली से मारेंगे। समीर जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी दंगाई को बख्शेगी नहीं। हमारी सरकार का संकल्प है कि कासगंज के हत्यारे जो भी हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और 26 जनवरी की घटना के पश्चात एफआईआर दर्ज हुई है। अगर एफआईआर की धाराओं में देखेंगे तो 302, 307 और तमाम धाराओं के साथ साथ भारतीय दंड विधान संहिता की 03 जो राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम कहलाता है वो भी दर्ज हुई है। अर्थात राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम की धारा दर्ज होने का मतलब है वह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में, इस देश में किसी को भी राष्ट्रीय ध्वज का अपमान या राष्ट्रीय गीत का अपमान या राष्ट्रीय चिन्हों के अपमान करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, फिर वो चाहे जो हो। ठीक है, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। उसी तरीके से हम इसमें भी संकल्पित है
कि हम तुष्टीकरण के नाते किसी को छोड़ेंगे भी नहीं कि कोई किसी जात धर्म विशेष का है तो उसको हम छोड़ेंगे अगर अपराध करता है या दंगा करता है। और उसमें सरकार कार्रवाई कर रही है। मुख्य अभियुक्त जो 3 थे उसमें से गिरफ्तारी हो गई है, ढेर सारे अभियुक्तों की गिरफ्तारी। मनीष शुक्ला, लेकिन आपके दावों पर सवाल तब उठते हैं ना, चंदन गुप्ता की जान गई है, चंदन गुप्ता के हत्यारों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जान जिसकी चली गई वो तो वापस नहीं आने वाली। लेकिन जब आप लोग एक तरफा बात करना शुरू करते हैं, सिर्फ चंदन गुप्ता का जिक्र होता है, अकरम का जिक्र नहीं होता जिसकी आंख चली गई, नौशाद का जिक्र नहीं होता जिसकी टांग पर गोली मारी गई, नहीं तब दिक्कत होती है। एक मिनट बंसल साहब, आपसे सवाल नहीं, आप सरकार नहीं, एक मिनट समीर जी कौन लोग, मनीष शुक्ला जी एक मिनट प्लीज, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है जी। समीर जी कौन लोग समीर जी? मनीष जी आपकी पार्टी के नेता, याद दिलाऊं क्या, एक एक करके बयान पढ़ूं सबके? बिल्कुल आपको याद दिलाना चाहिए, और कम से कम आप तो इतने प्रतिष्ठित एंकर हैं, हमको लगता है आप आज एक अच्छी बात कर रहे हैं। ये बात जो आप दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो पूरे बिल्कुल भी नहीं मनीष, यही तो गलत फहमी है आपको, यही तो गलत फहमी है। जहां दूसरी तरफ की बात कर दो, जहां चंदन गुप्ता के साथ अकरम और नौशाद का नाम जोड़ दो, आप लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत हो जाती है। अरे भाई, ये बात एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि जो लोग घायल हुए उनके साथ भी खड़ी हुई है सरकार। अभी तो मैंने कोई नाम ही नहीं लिया समीर जी, आप नहीं, मैं ले रहा हूं नाम, मैं ले रहा हूं नाम। ग्रसित क्यों है? मैंने तो अभी नाम ही नहीं लिया किसी का। मनीष, यही तो बात है ना, आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो कहा दंगाई, आपसे एक वाजिब सवाल पूछ दो, आपको दिक्कत हो जाती है। दिक्कत तो आपको, आपसे अच्छी बातें करने के लिए हमने नहीं बुलाया यहाँ पर। आपकी जवाबदेही है, आप सरकार में, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप रिवाइज सुनिए मेरी बात समीर जी, आपको ये अपने वीडियो को अगर आप वापस चलाइए, अगर मैंने एक नाम अभी लिया किसी का, मैंने तो कहा दंगाई, अपराधी, आप आपने नाम लेने लगे, आपने नाम लिया नौशाद और पता नहीं किसका, हमने तो अभी कहा ही नहीं। हमने तो कहा कोई भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं जो सवाल पूछ रहा हूं वो समझ नहीं पाया आप। कर रहे हो समीर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वो समझ नहीं पाया आप। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये घटना हुई उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी के किसी नेता के मुंह से अकरम और नौशाद का नाम क्यों नहीं निकला? नहीं, अकरम चंदन गुप्ता का नाम निकलना चाहिए भी। प्लीज समझने दीजिए, सवाल समझने दीजिए मनीष को। मैं ये कह रहा हूं कि चंदन गुप्ता का आपको जिक्र करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, उसकी फैमिली का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग घायल हुए उनका भी जिक्र कर दीजिए। सबका साथ सबका विकास आपका नारा है। नहीं, घायल कहां पर हुए? उसको जबरदस्ती घायल वहीं पर हुए। आपने अकरम का बयान नहीं सुना, नौशाद का बयान नहीं सुना। कासगंज से कहां कनेक्ट कर रहे हो उसको? समीर जी, और जो लोग गोली चलाने वाले हैं, समीर जी, एक मिनट, गोली चलाने वाले, दिक्कत यही है, जो तिरंगे के विरोधी, एक तरफा बातें जब आप लोग करते हैं ना, एक तरफा बातें जब आप लोग करते हैं, बंसल साहब सबके बीच में मत बोलिए प्लीज। दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप प्रेजुडिस हैं। मनीष जी ठीक है, ये आपकी राय हो सकती है, आगे बढ़िए। अब आप जवाब दीजिए कि सरकार ऐसा क्या कर रही है ताकि कासगंज दोबारा ना हो, क्योंकि बीएसपी और बजरंग दल की जगह जगह तिरंगा यात्रा, भगवा यात्रा आज भी निकली। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं होगा, और तिरंगा यात्रा अगर कहीं निकली है तो वहां प्रशासन की अनुमति से निकली होगी या वहां की जानकारी से निकली होगी, और अगर कानून का पालन नहीं होगा तो कानून सम्मत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर दंगाई और अपराधी कह रहे हैं, अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आप इनका नाम नहीं ले रहे हो, इनका नाम ले रहे हो, तो ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं? और देखिए, क्या आपको ये एक घटना हुई थी समाजवादी पार्टी के समय में, कुंडा में हुई थी, जिसमें एक डिप्टी एसपी बहादुर नौजवान मारा गया था, मुसलमान डिप्टी एसपी मारा गया था। उसमें तत्कालीन अखिलेश सरकार ने डिप्टी एसपी को भी मुआवजा दे दिया और जो अपराधी थे उनको भी 20-20 लाख रुपया दे दिया। तो क्या आप उस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? देखिए, अगर वहां जांच हो रही है, जो भी जांच में दोषी पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहकर आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जो घायल लोग हैं उनको अपराधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जो गौ हत्यारे थे उनको भी सम्मानित किया था। 50 हमने कहा कि जांच हो रही है। क्या बात हुई? हमने कहा जांच हो रही है, जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, एक मिनट, जूही सिंह जी समझ पाई आप बात? ये समीर भाई क्या कहने की कोशिश है?
समीर भाई, यहाँ तिरंगे की सम्मान की बात हो रही थी ना, तो तिरंगे का बड़ा अपमान हुआ। जो लोग साथ में बंदूक, पिस्तौल, लाठी, डंडा लेकर उस जुलूस में थे, वीडियो सामने है। एक और वीडियो आज का सामने आया है कि तिरंगा को फरसे के ऊपर लोगों ने लगाया हुआ है। आगरा की एक रैली है, आपको पुलिस प्रशासन एमजी रोड जाने से रोक रहा है। विश्व हिंदू परिषद के ही कुछ सम्मानित लोग रहे होंगे, बाकी हो सकता है कि आपके जुलूस में गुंडे मवाली भी आ जाते हो जो इस तरह की मारपीट करते हो। समाजवादी पार्टी में जो हाथ में रिवॉल्वर लेकर चल रहा है, फायरिंग कर रहा है, वो गुंडा ही है सर। वो तो गुंडा ही है ना। कौन फायरिंग कर रहा है? देखा नहीं आपने वीडियो? चलवा दूं क्या? जेल में डालिए, आप राजवीर सिंह को भी जेल में डालिए, आप केंद्रीय गृह मंत्री आज की 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ, वो भी तो आप ही के लोग थे, एबीवीपी और बीएचपी के ही लोग थे। किसने कर दिया? नहीं थे। तिरंगा यात्रा आप लोगों ने नहीं निकाली थी। फायरिंग हुई है? राजवीर सिंह कौन सी तिरंगा यात्रा फायरिंग हुई है? 26 जनवरी की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी बात चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। का एक भी कार्यकर्ता आप बता दीजिए जो फायर कर रहा हो। हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने भी आज कह दिया कि बीएचपी वाले लोग थे। मैं आपको दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ। हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने भी आज कह दिया कि बीएचपी के लोग थे। मैं उन सबको चैलेंज कर रहा हूँ। चलिए, हिंदू प्रचार बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता बता दीजिए जो जिन्हें हथियार हाथ में हो किसी के। लोग तिरंगे का सम्मान करते हैं, कोई किसी तरह की हिंसा में विश्वास नहीं। चलिए ठीक है, वो जांच में सामने आ जाएगा, जांच में सामने आने दो। ठीक है, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। ठीक है। बंसल साहब देखिए, प्लीज सबके बीच में मत बोलिए, आपसे गुजारिश है। जूही जी बीच में नहीं बोला। जूही जी नहीं, सबके बीच में बोल रहे हैं आप। एक मिनट जूही जी। जी, हम कह रहे हैं कि विनय कटियार और राजवीर सिंह ने कहा है कि इनको साजिश का पता था, इनके पास सूत्र थे, इनके केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने भी कहा है, तो इनको तुरंत नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी समन करे, नहीं तो ये इसी तरह की अफवाहें उड़ाते रहेंगे। ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने जाए और बताए कि कौन ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जो घुस गए हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश का शांति व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। आज तिरंगा यात्रा, तिरंगा फहराना, तिरंगा यात्रा आज निकली, फरसे के साथ निकली। तिरंगा आपने फरसे पर लगा रखा था। समीर भाई, इनसे पूछिए कि क्या फरसे पर तिरंगा लगाकर और गुंडागर्दी करते हुए सड़क पर जाना, नहीं, गुंडागर्दी कौन सी हो गई है कि नहीं? किसके ऊपर हमला किया? सम्मान में अरे आप डरा रहे हैं सर भाई। अगर फरसे पर लगाकर आप तिरंगा लहरा रहे हैं तो तिरंगे का भी अपमान है मेरे हिसाब से, और आप लोगों को डरा भी रहे हैं, दहशत भी फैला रहे हैं। सर नेशनल ठीक है, अगली डिबेट में एक लॉयर को रखूंगा, वो कानून बताएंगे आपको। अगली डिबेट में एक लॉयर भी होगा, वो कानून बताएगा आपको। एक मिनट, सबके बीच में मत बोलिए प्लीज। अगर मनीष भाई यहाँ बैठे हैं तो इनसे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि शांति व्यवस्था हो। मैं भाजपा की सरकार को भी कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आज के दिन में क्या सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है, या सरकार विश्व हिंदू परिषद चला रही है? इस उत्तर प्रदेश ने 5-5 महीने दंगे देखे मुजफ्फरनगर में, तो इसलिए आप और दिखाएंगे एक दिन में कंट्रोल में लिया गया है कासगंज। नहीं सर, 5 दिन तक कासगंज जलता रहा। हम कासगंज जा चुके हैं, कासगंज देखा है, 1.5 लाख की आबादी है, उसमें रेजिडेंट हार्डली 1 लाख होंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एसएसपी वहां पर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, 100 मीटर दूर पर वहां पर आपकी पुलिस चौकी है। आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंची? ठीक है, असीम वखार साहब, प्रशासन को आप ब्रेक पर जाना होगा, मुझे प्रतिनिधि क्या बयान ब्रेक पर जाना होगा। असीम वखार साहब, उससे पहले एक सवाल। विनय कटियार साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई कासगंज में पाकिस्तान परस्त लोग आ गए हैं, नेशनल फ्लैग को बार बार इश्यू बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की जा रही है कि दूसरी तरफ के जो लोग थे वो नेशनल फ्लैग के ही खिलाफ थे। यह झूठ आखिर क्यों फैलाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? सर, अगर इतना टाइम है कि मैं 2 मिनट की प्रतिक्रिया दे दूं तो बुलवाइए, वरना ब्रेक के बाद बुलवा लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो कि जो मेरा बच्चा, हमारा भाई, हमारा बेटा चंदन गुप्ता अपनी जान से गया है, मेरी संवेदनाएं उसके परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं नौशाद के परिवार के साथ भी, और मेरी संवेदनाएं अकरम के साथ भी हैं, जिसको दंगाइयों ने जिसकी आंख को फोड़ दिया। हर सेकुलर दिल की यही आवाज है कि हम सबके साथ हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान मुर्दाबाद, यही होना भी चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं ऐलान लगा रहा हूं सर। पूरे हिंदुस्तान में हर मुसलमान की जबान पर यही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दूसरी बात, तिरंगे पे कोई झगड़ा नहीं है सर। आप जितने नारे लगा सकते हो लगाइए,
आपके सर वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, एक हमारा राष्ट्रगीत है, आप कहते हैं, आप कहिए। और एक राष्ट्रगीत और है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम वो कहते हैं। हम आपके कहने पे एतराज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप नारे तिरंगा यात्रा में ये लगाएंगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, या कटुओं के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो मैं मुख्यमंत्री योगी जी से और प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, क्या तिरंगा यात्रा में ये भारत सरकार के ऑफिशियल नारे हैं? इनकी मानसिकता सर ये मालूम होना चाहिए लोगों को मालूम होना चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए। तीसरी बात सर, तीसरी बात मैं दिल से चाहता हूँ हम लोग सरकार का सहयोग करेंगे। नहीं मनीष, आपकी आपत्ति बिल्कुल वाजिब है, आपकी आपत्ति बिल्कुल वाजिब है और वो मेरी भी आपत्ति है। मुसलमानों के लिए खुद ही बोलते हैं इस बात को, ठीक है, लोगों को उकसा रहे हैं बोलने के लिए करेंगे, ये उचित नहीं है सर। हम सरकार का सहयोग करेंगे, हम ये चाहते हैं कासगंज में जितनी जल्दी हो जाए शांति बहाल हो, हम सरकार का सहयोग करेंगे। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाए, उसमें हम भी हो, समाजवादी भी हो, बहुजन भी हो, बीजेपी भी हो, आरएसएस भी हो, बीएसपी भी हो, सबको बुलाया जाए और हम सब एक गाड़ी में सवार होकर जाएं और लोगों से अपील करें कि साहब ये मोहब्बत के मुल्क को गंदा मत करिए, यहाँ पर शांति बहाल कीजिए। मेरी गुजारिश सरकार से है, मैं चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता भाई, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ा है। आसिम वखार साहब, मौलाना आबिद साहब और रामेश्वर पांडे साहब, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। माफी चाहता हूं आप दोनों से, इस सेगमेंट में आपके पास नहीं आ पाया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सरकार क्या करे ताकि कासगंज दोबारा ना हो यूपी में, एक छोटे से ब्रेक के बाद। आखिर क्या करे सरकार ताकि कासगंज दोबारा ना हो, यह हमारा आज का सवाल। मौलाना आबिद, एक सवाल है, बरेली के डीएम ने एक पोस्ट लिखी जिसमें आपने पढ़ी होगी वो पोस्ट, किया जब माहौल बन गया है मुस्लिम इलाकों में जुलूस लेकर जाओ और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ। क्यों भाई, वो लोग पाकिस्तानी हैं क्या? जब वो ये पोस्ट लिखते हैं तब तो उनके खिलाफ एक तरह से उनको फटकार लगा ली जाती है और उनको अपनी पोस्ट डिलीट करनी पड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता अंड बंड बयान दिए जा रहे हैं। घटना के दूसरे ही दिन राजवीर सिंह वहां पर पहुंच जाते हैं, वो बयान देते हैं। उसके बाद विनय कटियार का आपने बयान सुन लिया कि पाकिस्तान परस्त लोगों की यह करतूत है। ये क्या टारगेट करना नहीं है? ये क्या कम्युनलिज्म फैलाना नहीं है? सांप्रदायिकता और क्या होती है? इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है आपके हिसाब से? मसला समीर भाई असल में यह है कि इन लोगों को 52 साल लगे हैं ये तिरंगा कबूल करने में, इसको एक्सेप्ट करने में कि हाँ तिरंगा जो है वो हमारा कौमी ध्वज है। ये 52 साल के बाद हिंदुस्तानी हुए हैं असल में, आजादी के 52 साल बाद जो है ये हिंदुस्तानी हुए हैं, तब इन्होंने गले लगाया। और अब जो है अब इनके एतबार से, अब इन्हीं के सर्टिफिकेट पे चलेगा देश कि कौन 52 साल में तिरंगा कबूल किया है। साहब आप बोल रहे थे, मैं बहुत खामोशी के साथ सुन लीजिए मनीष। अरे आप फालतू बात करेंगे, आप बिना मतलब की बात करेंगे। कौन बोल रहा है? देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, बल्कि कि सत्ता में बैठने वाले लोग जो है इतने गिर गए हैं कि दायरे में धर्म के आधार पर लोग दिखाई देने लगे। बंसल साहब ऐसा मत कीजिए, बंसल साहब मत कीजिए, बहुत बुरा लगता है, व्यूअर्स को बहुत बुरा लगता है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए मनीष, मैं आऊंगा आपके पास। झूठ बोलोगे मौलाना अभी देखिए, सुनने का मादा रखो, अगर सत्ता में बैठा सुनने की हिम्मत करो, ये जनता के सवाल सुनने पड़ेंगे और भुगतने पड़ेंगे। सुनो पहले, सुनो वो सच सुनो पहले, बोलिए आप अपनी बात करिए, बदजुबानी मत करिए। तुम लोग कट्टे से, रिवॉल्वर से, बंदूकों की नोक पर जो है इस देश की जनता और मुसलमानों को सिखाओगे देश प्रेम और तिरंगे का, तिरंगे का सम्मान, गोली चलाएंगे, तिरंगे का सम्मान जो है बंदूकों से। बंसल साहब मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, प्लीज ऐसा मत करें। नहीं 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 प्लीज प्लीज अपनी एक मिनट अपनी बात रखने दीजिए। पत्थर किसने चलाए? गलत बात हो रही है, गलत बात है। आप लोग मिलकर मौलाना आप इसको बोलने नहीं दे रहे। वो एक मस्जिद का मुफ्ती है। अरे भाई एक मिनट, अफवाह मत फैलाइए यहाँ पर, अफवाहों का बाजार गर्म ना कीजिए। अफवाहें गर्म करने का प्लेटफॉर्म नहीं है ये।
एक मिनट प्लीज प्लीज। मुझे बताइए। नहीं एक मिनट नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं मौलाना आबिद की सुनूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। नहीं प्लीज, असलियत दुनिया को देखने दीजिए, ये इनकी असलियत है, देखने दीजिए। बोलिए। नहीं आबिद साहब आप बोलिए। आप लोग चिल्लाइए, दुनिया देख रही है आपकी हैसियत और आपकी असलियत को। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आपके चेहरे एक्सपोज हो रहे अरे हैं। लगा कौन रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? आपने सुना नहीं अभी आसिम बखार को नहीं सुना क्या? टारगेट आप लोग उन्हीं की पार्टी को करते हैं, उन्होंने खुद पाकिस्तान मुर्दाबाद से शुरुआत की। मुझे कहने दीजिए ना, इनको तो मैं एक्सपोज। कौन सा हिंदुस्तानी ऐसा होगा, कौन सा हिंदुस्तानी ऐसा होगा जो पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा? कौन सा हिंदुस्तानी है? फिर इनको पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से इनको परहेज क्यों हो रहा है? किसी को परहेज नहीं है। अरे अभी थोड़ी देर पहले यही विनोद बंसल अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ एक डिबेट में कह रहे थे कि हम चुन चुन के मारेंगे, गोलियों से मारेंगे। अभी कहा है, अभी कहा है, इसी डिबेट में कहा है कोई भी देशद्रोही हम छोड़ेंगे नहीं। और देशद्रोही जो भी होगा तुम्हारे नजदीक देशद्रोही मुसलमान है, जेल भेजेंगे, मारेंगे। तुम्हारे नजदीक देशद्रोही मुसलमान है, इसीलिए वीर अब्दुल हमीद चौक पे मुसलमानों के महल्ले में जाकर के बंदूक और कट्टों की नोक पर जो है फायरिंग करते हुए तुम सिखाना चाहते हो। वीर अब्दुल हमीद पर हमें सिखाना चाहते हो, आपकी तरह नहीं है। अरे ये गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, ये गुंडागर्दी छोड़ो। अब्दुल हमीद हिंदू धर्म एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज। ये गलत हिंदू धर्म का ठीक है। प्रतीक भगवा रंग समझा जाता है। उस भगवा को पहने हुए मुख्यमंत्री बैठा है उत्तर प्रदेश का, उसके सामने तुम लोग कानून को सलील कर रहे हो। तुम लोग कानून को हाथ में नहीं ले रहे हो, कानून को। बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब ठीक है, बंसल साहब नफरत, बंसल साहब को जाना है के खिलाफ एक नफरत मिनट। फैलाना, एक धार्मिक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाना, आप लोगों ने अपना धर्म बना दिया। धार्मिक कम्युनिटी है जो आप पाकिस्तान लोगों जिंदाबाद के नारे लगाती है, हाँ, वो धार्मिक नहीं हो पाकिस्तानी सकती। वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, पाकिस्तान का काम करने वाले बजरंग पाकिस्तानी दल, कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान देशद्रोही है, का काम जो मेरे करने सैनिकों वाले पर हमला विश्व करती है। परिषद, अब मैं कहता हूँ, मुझे बताइए। ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं आपको कुछ। एक मिनट बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब प्लीज, बंसल साहब आप डिबेट खराब कर रहे हैं प्लीज। नहीं आप सबके बीच में बोल रहे हैं, आप सबके बीच में बोल रहे हैं। ऐसे नहीं चलती, ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसे नहीं होती डिबेट, ऐसे नहीं होती। रामेश्वर पांडे साहब, आप लोगों का असली चेहरा दुनिया देख। रामेश्वर पांडे साहब, मेरा एक सवाल है, एक मिनट प्लीज प्लीज पाकिस्तान का नाम लेके प्लीज 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 रामेश्वर एक मिनट रुक जाइए। मुझे मेरी बात सिर्फ एक जुमले में कहने बोलिए, दीजिए। ये लोग पाकिस्तान का अगर नाम हमारे लेकर और मित्र खामोश होंगे तब मैं 25 बोलूंगा। करोड़ मुसलमानों को देशद्रोही साबित करने पर तुले हुए आप खुद ही ये साबित कर बेईमान रहे हैं। लोग हैं, आप अपनी बातों और को ये साबित लोग कर रहे हैं। हिंदुओं के भी दुश्मन आप हैं। अपनी बातों से, ठीक है, अपने कुकर्मों से ठीक है, देश ठीक है, के दुश्मन है, इस देश के कानून संविधान के दुश्मन हैं। ठीक है। ये लोग इस संविधान के गद्दार लोग हैं। ठीक है। लोग हैं जो रामेश्वर पांडे साहब, रामेश्वर पांडे साहब, जब बरेली के डीएम को डांट पड़ सकती है एक फेसबुक पोस्ट के लिए और उसे भड़काने वाला माना जा सकता है, तो फिर ये जो बीजेपी के नेता एक एक करके बयान दिए जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी का, जिनको जरा भी एहसास नहीं है, उनको फटकार क्यों नहीं लग रही है? देखिए, मैं बहुत देर से बैठा सारे मित्रों की बात सुन रहा था। एक पत्रकार को इतना समय जरूर दीजिएगा ताकि हम अपनी पूरी बात कह सकें, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है। पहली नहीं बात सर, मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं आपके पास इतनी देर में आ पाया। दंगे हो, हाँ, तो जब इस तरह सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो मैं बहुत हताश होता हूं और क्या बोलूं, किंग कर्तव्य मूड स्थिति में होता हूं। पहली बात, सही बात, कासगंज का दंगा राज्यपाल ने कहा कि कलंक है, इस बात को सारे लोग स्वीकार करेंगे। योगी सरकार ने कहा, शान के साथ कह रही थी योगी सरकार कि एक भी दंगे नहीं हुए, तो ये योगी सरकार के मुंह पर काली पुत गई। तीसरी बात, कासगंज का अपना एक बहुत ही शानदार इतिहास है, कभी तनाव नहीं हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भी वहां तनाव नहीं हुए थे, और मैं निजी तौर पर जानता हूं कासगंज को बहुत ही सांप्रदायिक सौहार्द रहा है। लेकिन जिलाधिकारी और एसएसपी, आप अपने चैनल से पता करवाएगा, एक सप्ताह पहले से सोशल मीडिया पर लगातार बयानबाजी चल रही थी, ये आप निकलवा लेंगे।
कि आके देखना मेरे मोहल्ले में। फिर ये है फेक आईडी से भी चल रहा था, और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे तो तनाव के एक सप्ताह से चीजें चल रही थी। जिला प्रशासन को रोकना चाहिए था, एसएसपी को रोकना चाहिए था, वो नहीं रोक पाए। इसलिए योगी सरकार के एक स्वर्णिम जो एक सफर चल रहा था दंगा विहीनता का, उस पर कालिक पिट गई। चौथी बात मैं जो कह रहा हूं, जब मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा हूं, मैंने कावड़ यात्राओं के दौरान देखा संजीदा लोग, मैंने मुरादाबाद में देखा संजीदा लोग 10 लुम्पेन इधर होते हैं, 10 लुम्पेन उधर होते हैं। मैंने देखा ये हथियार चले हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग थे और ये हथियार चले हैं और निश्चित तौर पर तिरंगा यात्रा पर हमले हुए हैं। लेकिन जी उसके पीछे जब इस तरह की बयानबाजी होती है, नारेबाजी होती है, मुरादाबाद में दिखाई पड़ा, हर जगह दिखाई पड़ा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक दंगों से जला हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस पीड़ा से सालों से पीड़ा से जूझ रहे हैं। तो जब तिरंगा हिंदुस्तान के मुसलमानों कहता हूं तो मुझे शर्मिंदगी होती है, हमारे भाइयों, तिरंगा से किसी को आपत्ति नहीं है। हर आदमी तिरंगा को अपना सम्मान समझता है, और अगर तिरंगा से आपत्ति होती और ये माहौल बनाया जाएगा तो हम एलियनेशन में डाल देंगे एक बड़ी कौम को, जो नहीं करना चाहिए था। बरेली के डीएम ने गलत समय पर गलत पोस्ट किया है, उन्हें इजाजत नहीं, उन्हें दंडित होना चाहिए। लेकिन एक बात तो उन्होंने कही और सवाल पूछा है कि आपको पाकिस्तान जिंदाबाद और मुर्दाबाद बोलना है, आप और कहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब आप मुस्लिम मोहल्ले में घुस कर जब पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने लगते हैं तो लगता यह है कि जैसे यहाँ कुछ पाकिस्तानी एजेंट हैं। इसकी इजाजत की जाए। और मैं भाजपा के संजीदा नेताओं को जानता हूं, यही बात मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा था मनीष, और मैं जानता हूं कि दंडित करेंगे, रोकते हैं। जी एक मिनट, मैं पूरी बात कहने की कोशिश कर रहा था, पहले भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा था, आप शायद नहीं समझ पाए कि आपसे बस यही जानना चाहता हूं कि बतौर सरकार में रहते हुए क्यों आ जाते हैं और क्यों ये नारे लगाते हैं। एक बात मैं अपनी आखिरी बात पूरी कर लूं। जी कर लीजिए, पूरी बोलिए, कर लेने दीजिए बात। समीर, मैं अपनी पूरी बात कर दूं। तिरंगा यात्रा सम्मान का विषय है, निकाला जाना चाहिए, सभी पार्टियां निकालें, और ये सिर्फ भाजपा का झंडा नहीं है, ये आरएसएस का झंडा नहीं है, ये सपा का झंडा नहीं है, ये इस देश का झंडा है, और यात्राएं निकाली जानी चाहिए। लेकिन जब भी आप तिरंगा को भगवा का प्रतीक बना देंगे, जब तिरंगा को आप हिंदुत्व का प्रतीक बनाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कतें होंगी जी। और मैं एक और आग्रह मनीष, देखिए यही दिक्कत है, राष्ट्रीय प्रतीकों को धार्मिक कासगंज, एक मिनट, किया जा रहा है। कासगंज के बाद, ठीक है सर, पांडे जी हो गया, अभी शाहजहांपुर में तनाव की स्थिति हुई, सर वक्त बहुत कम है, कुछ दिन तिरंगा यात्रा तो यही रोक हो रहा सकते है, हैं। यही हो रहा है, और तिरंगा यात्रा के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश दरअसल हो रही है। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब तक आप इस चीज पर रोक नहीं लगाएंगे तब तक दिक्कत होगी, और ये डर बना रहेगा कि कासगंज कहीं दोबारा ना हो जाए। आखिर समीर जी आखिर तिरंगा यात्रा से कौन लोग भड़क रहे हैं, क्यों भड़क रहे हैं? हापुड़ आपको बड़े वरिष्ठ, फिर आप अभी रामेश्वर पांडे साहब को मैंने इतना वक्त इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए सवाल। हापुड़ में अब आप मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं, हम पांडे जी के बोलने के लिए तो हमने भी वक्त दिया कि दे दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। तिरंगा यात्रा निकालने से आखिर क्यों कोई भड़क सकता है, क्यों भड़कना चाहिए? दूसरी बात, हापुड़ में तिरंगा यात्रा हर वर्ष वहां के नौजवान निकालते थे, कोई संगठन और कोई राजनीतिक दल नहीं निकालता था। लेकिन जहां तिरंगा फहराया गया है वहां वो पहली बार फहराया जा रहा था। ठीक,
हम उसमें भी नहीं जाते। हमने तो जो आपने पहला सवाल मुझसे पूछा, हमने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी भी दंगाई को नहीं छोड़ेगी, किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेगी। अच्छी बात है। उस पे FIR हुई है सबके ऊपर, राजधर्म में गिरफ्तारियां चल रही हैं, SIT जांच हो रही है। SIT जांच उपरांत जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने कोई शब्द मैं फिर से का सवाल नाम पूछ नहीं लेता हूं, लेकिन आपने कहा जब आप राष्ट्रीय प्रतीकों को धार्मिक प्रतीकों के साथ मिक्स करते हैं और एक कम्युनिटी पर अपनी बात थोपने की कोशिश मिक्स कर रहा है? हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। समीर जी, कौन कर रहा है आप बताइए? कौन मिक्स कर रहा है समीर जी? आप तो आबिद जी ने कहा कि 52 साल लग गया तिरंगा लेने को। इन्होंने सवाल खड़ा किया, आपने एक बार रोकने की चेष्टा इनको नहीं की। इतने खराब टीवी की मर्यादा न होती तो मैं आबिद जी की पूरी असलियत बताता भी कि क्या है इनके अंदर। लेकिन अच्छा, आप इस साहब के कहने पर मैंने नाम नहीं लिया किसी का, किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया, तो आपने कहा लोग साहब का नाम नहीं गोली मार देंगे। आपके जरूर बता दीजिए जुमला बोल करके। मनीष जी, आप तो उनको टोक रहे थे, स्पोक्स पर्सन आप तो उनको टोक रहे थे। हिंदू परिषद के विनोद बंसल बोल के गए पूरी विचारधारा को छोड़ेंगे, गोली मार देंगे। सवाल खड़ा कर ऐतराज नहीं है, आपने उनको नहीं टोका। समीर जी विनोद बंसल जी को तो लगातार आपने टोका, लेकिन एक पूरी राष्ट्रीय विचारधारा को, राष्ट्रवादी विचारधारा के ऊपर सवाल एक व्यक्ति बैठ गया आपने रोका नहीं। मेरी आपत्ति यही है, आबिद जी से हमारी क्या आपत्ति है? वो बैठे अपनी बात कहेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। आप एंकर हैं, आपसे मेरा ये छोड़िए मनीष, कम से कम गलत बातों पे आप रोकोगे। बस इसलिए मैंने आपसे कहा, और कोई बात बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है किसी मामले में। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं। असीम वखार साहब, ये बताइए कि जब सरकार ये बात मानेगी, जब सरकार ये बात मानेगी नहीं, ये बीजेपी मानेगी नहीं कि भाई हमारे नेताओं से कोई गलती हुई है, या फिर ऐसी यात्राओं पर हमें अभी ऐसी यात्राओं की इजाजत नहीं देनी चाहिए जिसमें धार्मिक प्रतीकों को नेशनल प्रतीकों के साथ मिलकर एक कम्युनिटी पर कुछ थोपने की कोशिश हो रही है, तो दिक्कत कैसे होगी? दिक्कत कैसे दूर होगी? पहले तो फिर ये आपका अपना सोचना है। अरे मनीष जी, देखिए फैक्ट्स के आधार पर बात किया कीजिए, ये फिजूल के इल्जाम मत लगाइए। एक निवेदन करूं जी आसिम वखार साहब, फैक्ट्स क्या है? देखिए, मैं बताऊं आपसे, जिस बात पर मनीष भाई नाराज हो रहे हैं, मैं बताऊं उसे। सन 2002 में कांग्रेस ने कर्नाटक बेंगलोर में ये कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराते हैं। कांग्रेस के आप इनके कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। क्या साबित करना? तुम्हारे घबराहट के आरएसएस के लोगों ने 2002 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को अपने कार्यालय पर फैलाया। अब आप समीर जी नहीं रोकेंगे। सही बात है, आबिद जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिन लोगों ने 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज नहीं माना, जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रगान को बदल देना चाहिए, अब वो हमको देशभक्ति सिखाएंगे सर? वो हमको देशभक्ति सिखाएंगे? ये हमें पता है पार्टी क्या कर। राष्ट्रगान बदलने की बात ये करें, राष्ट्र ध्वज का अपमान ये करें। सर मैं बता रहा हूं आपसे, मेरे पास फोटो है, इनके मेयर साहब राष्ट्र ध्वज को पैरों में रखे बैठे हुए हैं। 15 अगस्त 2017 का फोटो है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों के पास फोटो है वो। वखार साहब, अभी आज के मुद्दे पर हम बात करें, आज के मुद्दे पर हम बात करें जी। सर बात ये नहीं हो रही है, बात सर ये हो रही है कि जो सच्चाई उसे कैसे इनकार कर देंगे। गूगल पे भरा पड़ा है, खाली आप ये डाल दीजिए राष्ट्रध्वज और आरएसएस। पार्टी को गूगल पे चेक कर लो सर, राष्ट्रध्वज और आरएसएस भरा पड़ा है कि राष्ट्रध्वज का अपमान इन्होंने किया। ये लोग राष्ट्रध्वज को मानते नहीं है, ये कहते हैं राष्ट्रध्वज हटा देना चाहिए, भगवा झंडा राष्ट्रध्वज होना चाहिए। जो लोग राष्ट्रध्वज का अपमान करते हैं उनसे क्या उम्मीद है सर? राजनीतिक पार्टी की रेलिवेंसी क्या है? और गूगल पे अपनी पार्टी को चेक कर ले तो पता चल जाएगा क्या है। सर हमारी पार्टी की मनीष शुक्ला, अपनी पार्टी के बारे में भी तो बोल दीजिए आप, जो आपके नेता जानता है सर, आपके नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियां कर रहे हैं, उसके बारे में भी तो बोलिए। पार्टी ने सन 2016 में उनको बेस्ट सर्वोच्च सांसद का अवार्ड दिया, इसी 2016 में ओवैसी साहब को सर्वोच्च सांसद का अवार्ड दिया गया। पार्टी नहीं देती है संसद का अवार्ड, सरकार ने दिया। यही मैं बड़ा है भाई। जूही सिंह जी, अवार्ड दिया कि नहीं दिया? आपके हिसाब से इतने पूरे आदमी हैं, आपके हिसाब से इतने पूरे आदमी हैं, तो आपने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है, मनीष के होने के बावजूद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है कि नेताओं की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है? नेता अभी भी गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दे रहे हैं?
समीर अभी भाई, मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले एक टीवी आपने चैनल पर सुनो तो संबित इसलिए पात्रा जो आप राष्ट्रीय भाई, प्रवक्ता है बीजेपी आप के, जवाब आपको उन्होंने मेरे ये पहले ऐलान देंगे। कर दिया कि देश का हाँ। हिंदू अब डर डर कर जीना बंद कर दे। इतना गैर जिम्मेदाराना बयान, हाँ, और कोई कार्रवाई समीर नहीं भाई, किसी के खिलाफ। समीर भाई, शायद संबित पात्रा जी वो डरते होंगे देश का हिंदू, और हम लोग कभी नहीं डरते थे, सभी शांति पूर्ण ढंग से रहते थे। लेकिन हाँ, ये अगर एक बरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पे एक्शन लिया जा सकता है तो विनय कटियार पे क्यों नहीं, राजवीर सिंह पे क्यों नहीं, इनके विभिन्न नेताओं पे, साध्वी पर क्यों नहीं? इस पर ये बोलने से क्यों बचे? और हमारे मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह पे क्यों नहीं? 4-5 दिन बाद उन्होंने एक बड़ा ग्लोबल टाइप का बयान दिया कि हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है, हम सभी को जेल में डालेंगे। अरे जेल में आप बिल्कुल डाल दीजिए, जो अगर राष्ट्रध्वज के साथ बंदूक चल रही है तो उनको भी डालिए, अगर फरसा चल रहा है तो उनको भी डालिए। ये कौन सा सम्मान है? क्या मनीष जी या मुख्यमंत्री समझ रहे हैं कि इस समय प्रशासन कितने भारी दबाव पे है? अगर कोई ऐसी घटना हो जाए जो आपने समीर भाई कहा, क्या हम थोड़े दिन एहतियात नहीं बरत सकते हैं? क्या हमें सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि आप और हम भी भारतीय हैं, हम भी राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं? यदि हम कह दे, एक्चुअली ये अब धमकाने लगे हैं, जैसे अभी हमारे बंसल साहब धमका के गए, आप अन्य प्रवक्ताओं को भी सुनेंगे कि अगर हम लोग ये कह दें कि आप थोड़े दिन मत निकालिए, जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश आना चाहिए था कि अभी मामला संवेदनशील है, तो ये हमें वीजा दे देंगे कि आप पाकिस्तान चले जाइए, ये हमें बता देंगे कि हम राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करते हैं, हम लोगों की शहादत नहीं मानते। तो धर्मों में इन्होंने बांटा है, और जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कासगंज में रही हूं, बहुत छोटा कस्बा है, वहां पर इस तरह का माहौल पैदा करना और पास के इलाकों पर इस तरह माहौल पैदा करना और इसको रोकना, दोनों ही कब ये विपक्ष से आकर शासन संभालेंगे? ये तो वो लोग थे जो कह रहे थे कि 24 घंटे में सारे अपराधी बाहर कर देंगे। तो ये गुंडे मवाली, अगर ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग नहीं है तो वहां कैसे आए जो बंदूकें लहरा रहे थे, जो आज फरसा चला रहे थे, जो इस तरह की बातें कर रहे थे? धर्म का नाम मैं भी नहीं ले रही हूँ, नाम मैंने भी ले लिया है, लेकिन ये जेल में तो डाले। तो ले रही है, कहा लिया मैंने? क्या विश्व हिंदू परिषद? बिल्कुल ठीक बात है मौलाना। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार बीजेपी के नेता, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये तिरंगा जो है इसे जानबूझकर बीच में डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये फैक्ट सबको पता है। अब सब लोग ये बात जानते हैं कि दोनों तरफ के लोग, तिरंगा सबके हाथों में था, उसके बावजूद भी ये फैक्ट बार बार लाना कि तिरंगा लेकर निकला तो मार दें, ये तो एक तरह से झूठ फैलाया ही जा रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है? ये देखिए, तिरंगा जो है वो हमारे देश की जनता को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो भी धर्म के लोग मानने वाले, हम सबको जोड़ने वाला हमारा प्रतीक है तिरंगा। और ये आज हमें तिरंगे के नाम पर जो है मारकाट की धमकियां देते हैं। अरे तिरंगा तो बनाया हमने है। मैंने फिर वही कहूंगा कि 52 साल आपको तो एक्सेप्ट करने में लगे, फिर आप जो है असल में चाहते नहीं है कि इस देश का हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के मोहब्बत और मरवत के साथ रहे। क्यों? कि आप नफरत का कीचड़ फैला करके अपनी सत्ता का कमल उगाना चाहते हैं। इसी के लिए आप सारी राजनीति और सारा ये खेल करवा रहे हैं। अगर सत्ता में रहकर के भी कोई पार्टी ईमानदार नहीं हो सकती और वो संविधान के साथ और कानून के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो फिर ये जान लेना चाहिए ऐसी पार्टी और ऐसी सियासत ज्यादा दिन नहीं चला करती, ये चंद दिनों की मेहमान होती। देखिए, इन बच्चों को जो टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा ना, समीर भाई वो वीडियो देखिए आप निकाल के, 2 या 3 वीडियो है वो, मैंने सारे देखे। उनमें बच्चे जो है वो सारे 14 साल से लेकर के 22-24 साल तक के हैं। उनमें कोई बड़े लोग नहीं, और किसी के हाथ में कट्टा है, किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी के हाथ में तिरंगा है तो किसी के हाथ में गिरवा है, और किसी के हाथ में भाला है तो किसी के हाथ में लाठी है। क्या तिरंगा यात्रा निकालने के लिए हथियारों का होना कहां से आया भाई? किस लिए? अगर आप लोग उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे और नफरत फैलाने के लिए और समाज को तोड़ने और लड़ाने के लिए काम नहीं कर रहे, तो हथियार लेके यात्रा निकालने की जरूरत कहां से पेश आ गई थी? और अभी जरा इंक्वायरी कराइए तो सही। आप तो सत्ता में हैं, आपके पास सारे साधन संसाधन आपके कब्जे में है। आप इंक्वायरी ईमानदारी के साथ थोड़ी सी करा लीजिए, जो कसूरवार निकले उसको सजा दे दीजिए। इसमें जो है टीवी चैनलों पर आकर के धर्म की और समाज की और रंग की और गिरवा की और चुनाव की और हिंदू की और मुसलमान की राजनीति करने की क्या जरूरत है? भाई हम सब हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये तिरंगा हमारा है। हम सब, हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब रहेंगे, हिंदुस्तान नहीं रहेगा हम कोई भी नहीं रहेंगे। महफूज, इस बात पर आइए और इंसाफ कीजिए अपनी जिम्मेदारी से और अपने मनसब से। मनीष शुक्ला साहब, होगा ऐसा? देखिए समीर जी,
ये मौलाना की सर्टिफिकेट से हम न राष्ट्रवादी होने वाले हैं, न ही हम गैर राष्ट्रवादी होने वाले हैं। ये राजनीतिक द्वेष से ग्रसित होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। हमको लगता है आपको भी सूट कर रहा है, इसलिए उनको पूरा बोलने का मौका दे रहे हैं, उनको रोक नहीं रहे आप। हमारी सरकार, हम तो आपको भी बोलने का मौका दे रहे हैं। अभी विनोद बंसल साहब कितना जहर उगल कर गए, उनको भी हमने बोलने का मौका दिया। नहीं, वो तो जैसे भी रोका आपने तुरंत फिर रोक दिया। टीवी चैनलों पर आप बोलोगे मनीष, आप सवाल का जवाब नहीं देते, लेकिन हम नफरत नहीं पता नहीं क्या एजेंडा लेकर आए, हम फिर भी आप सवाल का जवाब नहीं देते। बड़ी दिक्कत है। या तो आपके पास जवाब है, आपका एजेंडा क्या? अगर आपने तय कर लिया है, या तो आपके पास जवाब है। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट। हत्यारे नहीं इनोसेंट हैं तो आप अरे हत्यारों को तो माफ करने का ऐलान कर रहा है हमारा बच्चा। आज भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, एक आंख ले ली उसकी अरे गुंडों ने। आप बावजूद जो है वो कह रहा है कि उनको माफ। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट आप रहने दीजिए, मुझे आपकी असलियत पता है मौलाना। और आप मौलाना साहब आपकी असलियत हमें पता है, हमको मत बताइए। एक मिनट आप अपने एजेंडे के तहत जो बोलना चाहे बोलिए, हमें पता है आपके एजेंडे। और आप वीडियो केवल एक हमारा एजेंडा सच बोलना है, आईना दिखाना है और दिखाते रहेंगे। बंदूकें कहाँ है? हमारा एजेंडा अरे आईना आप पहले स्वयं देख, सत्ता में जो भी आईना आप स्वयं देख लीजिए पहले मौलाना, दिखाते रहेंगे। आप स्वयं देख। चलिए ठीक है रामेश्वर पांडे साहब, 20 सेकंड मेरे पास बचे हैं। लास्ट कमेंट सर मैं आपसे ही लेना चाह रहा हूं इस माफी के साथ कि आज वक्त बहुत कम था। रामेश्वर पांडे साहब, जिम्मेदारी की उम्मीद की जाए कि अब सब कुछ जिम्मेदार तरीके से चलेगा, और जो नेता इस तरह से बयानबाजियां दे रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन होगा। बस इल्तिजा ये है। समीर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, जी प्लीज। भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में इतने बड़े बहुमत से आई और यह भी दावा था कि बड़ी संख्या में मुसलमानों ने उन्हें वोट दिया है। मुसलमानों का भरोसा भाजपा पे है और मैं यकीन करता हूं कि यह भाजपा का दावा ठीक है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जब घटनाएं होगी और इनके गैर जिम्मेदाराना बयान कुछ नेता देंगे, जिसको निश्चित तौर वो भाजपा का बयान नहीं है, जैसे राजवीर का बयान भाजपा का बयान नहीं है, लेकिन भाजपा ने अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो मैं यह मानूंगा कि आप उनके खिलाफ इसी तरह कुछ गैर जिम्मेदार नेताओं के बयान से भाजपा के उस दावे पर सवालिया निशान उठते हैं। पहली बात बिल्कुल सवाल है। दूसरी बात, मैं ये मनीष चाहे माने या ना माने जी कि उस नहीं, मेरी पूरी बात होने दिए प्लीज। दूसरी बात देखिए, चंदन गुप्ता पर हमला, हमारा एजेंडा जो है वो मोहब्बत का एजेंडा है, अमन का एजेंडा है, पर वो है। कोशिश कीजिए आप। तो ये अचानक पत्थर नहीं आ गए और गोलियां, तो दोनों तरफ लुम्पेन तत्व हैं और दोनों तरफ लुम्पेन तत्व अपने क्षेत्र के बड़े बूढ़ों की बातें नहीं सुनते, उन्माद में रहते हैं, चाहे हिंदू युवक हो या मुस्लिम युवक हो। इनको संभालने समझाने की जिम्मेदारी दोनों तरफ के बुजुर्गों की, संजीदा लोगों की है। वरना बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। लुम्पेन नौजवान तत्वों की आपसी भिड़ंत सांप्रदायिक दंगे का रूप ले लेती है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे दंगों में ये बिल्कुल सरकार की भी जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया पांडे साहब। माफी के साथ नहीं मौलाना साहब वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं इनसे तो कोई उम्मीद नहीं, लेकिन चूंकि डिबेट को नेशनल लीडर भी देखते हैं बीजेपी के, उनसे रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे कि खुदा के वास्ते इतना किसी को ढकेलते हुए मत ले जाइए कि वो दीवार से लगा करके फिर उधर से वो हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद बस ये है सरकार से कि एक्शन ऐसे लिए जाएं ताकि कासगंज दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शब बखैर।